गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर मिथुन हस्तीर, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बारिश अपने साथ अच्छा मौसम तो लाती है, पर कुछ बीमारियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आज एक ऐसी ही बीमारी डेंगू फीवर या डेंगू, आप कुछ भी बुला सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि आज के कोरोना काल में हम इस बीमारी को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। आज के कोरोना काल में बारिशों के बाद डेंगू बहुत ही एक अहम बीमारी है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने के लिए चुना है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे है। आज ही के दिन 1987 में मलेरिया का आविष्कार हुआ था। डेंगू एक एक्यूट वायरल इलनेस है जो मच्छर के काटने से होती है। इसका जो मच्छर है एडीज मॉस्किटो, यह साफ पानी में पनपता है, जबकि मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी का मच्छर है। इसका कलेक्शन ऑफ वाटर जो होती है टायर्स में, पॉट्स में, गमलों में, कूलर्स में, यूटेंसिल्स में, हमारे गार्डन्स में, और इसी तरह से जहाँ भी साफ पानी इकट्ठा होता है वहाँ ये मच्छर जो है अपना घर कर लेता है, वहीं ये होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ें जैसे कि पानी का इकट्ठा होना रोकें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो हैं बच्चों को भी, खुद भी, ये बैंड्स के फॉर्म में आते हैं, स्प्रेस के फॉर्म में आते हैं, वो यूज़ करें ताकि ना काटें। बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ये फुल स्लीव्स के कपड़े डालें। कोई भी पार्ट, ये बहुत ऊंचा नहीं जंप करता है मॉस्किटो, तो एटलीस्ट अपने हाथ पैर अगर कवर रखें अच्छे से तो इसके काटने की क्षमता कम होती है। फुल स्लीव्स का बहुत ही इसमें एडवांटेज है। इसका एक टिपिकल फीवर पैटर्न होता है। 4 से 5 दिन का बुखार आता है, चिल्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होती हैं, बैक एक होता है, पेरी ऑर्बिटल हेडेक होता है। इंपॉर्टेंट बात, जब भी फीवर कम होता है 4-5 दिन बाद, तब एक ऐसा समय होता है जब हमारे सेल जो हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये सबसे डेंजरस टाइम है। इस टाइम पे सेल्स की मॉनिटरिंग और फिजिकल मॉनिटरिंग की बहुत ही आवश्यक है। इसी टाइम के दौरान पेशेंट को ब्लीडिंग होने की समस्या या पेशेंट का बीपी कम होने की समस्या, या जिसे हम कैपिलरी लीकेज कहते हैं, शरीर में पानी भर जाना, वैसी समस्या हो सकती है। आज का कोविड का टाइम है, हम डेंगू डिस्कस कर रहे हैं, तो इन दोनों डिजीजेस को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आवश्यक है। डेंगू और कोविड दोनों ही एक वायरल इन्फेक्शंस हैं। हम किस प्रकार इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डेंगू जो है एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जबकि कोविड एक ड्रॉपलेट की डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैलती है। डेंगू जो एसोसिएटेड है वो मोस्टली हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स के साथ एसोसिएटेड है, जबकि कोविड जो है वो मॉडरेटली अराउंड 100 डिग्री फीवर रहता है। रेयरली इसमें 103, 104 भी टच करता है, बट दैट इज इन रेयर सर्कमस्टांसेस ओनली। Dengue is associated with muscle pains and joint pains also, but joints are sparred in COVID. We have to remember this. Cough, cold is usually a symptom of COVID infection, whereas nausea, vomiting is a symptom of dengue infection. Loss of smell, taste, ये कोविड इन्फेक्शन के फीचर हैं, डेंगू में नहीं पाए जाते। डेंगू के अंदर हेडेक जो होता है वो पेरी ऑर्बिटल रीजन में होता है, जबकि फ्रंटोपैराइटल हेडेक होता है जो कि कोविड इन्फेक्शन के अंदर हम पाया जाता है। इसके साथ एक डॉक्टर के लिए अल्ट्रासोनोग्राफिकल फाइंडिंग्स जैसे कि असाइटिस, पेट में पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन, छाती में पानी भर जाना, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट के आसपास पानी भर जाना, ये सब डेंगू के फीचर्स हैं। ये फीचर्स बहुत ही कम देखा जाता है कि हम कोविड में फाइंड करेंगे। वेरी रेयरली प्लूरल इफ्यूजन यानी छाती में पानी भर जाना एसोसिएटेड होती है हमारी कोविड डिजीज़ के अंदर। दोनों ही के अंदर हम किडनी फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। दोनों ही डिजीजेस के अंदर LFT डिरेंज हो सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। पर डेंगू के अंदर जो LFT होता है मल्टीपल टाइम बढ़ सकता है, एंड कोविड के अंदर यूजली डबल्स। स्पेशली वी सी on the basis of clinical basis and lab findings, your doctor can distinguish कि भाई ये डेंगू का इन्फेक्शन है या भाई कोविड का इन्फेक्शन है। However, बहुत रेयर केसेस में डेंगू एंड कोविड कैन को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ एक मरीज में हो सकती हैं, तो ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। डेंगू के अंदर हमें मोस्टली इसके ट्रीटमेंट के लिए फार्मूला ऑफ 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा याद रखना है। जो फार्मूला ऑफ 20 क्या है? 20% HB इंक्रीज और हिमेटोक्रिट इंक्रीज, खून का गाढ़ापन बढ़ जाना 20% से जो आपका बेस लाइन है। तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सुविधा जो आपके करीबी है उसको कांटेक्ट करना ज़रूरी है।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी के अंदर जो फर्क है, अगर वो 20 से कम है तो ये एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म ऑफ डेंगू हो सकता है, आपको डॉक्टर को अवश्य बताना है। प्लेटलेट अगर 20,000 से नीचे रह जाएं तो भी आपको अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है, या निकटतम जो भी स्वास्थ्य सुविधा आपके पास है उसको आपको अप्रोच करना है। पल्स रेट अगर हमारा बढ़ जाएगा 20 से अराउंड 20, बेस लाइन से अगर 20 का पल्स रेट हमें बढ़ जाता है तो ये हमें अपने डॉक्टर को पास बताना है। जैसे हमारा पल्स रेट 80 रहता है, अगर सडनली वो 100, 110, 120 हो जाए तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है। इवन रिदम डिसऑर्डर्स भी अगर हो जाए, रेगुलर से इरेगुलर हो जाए, तो मायोकार्डाइटिस यानी डेंगू ने हमारे हार्ट पे अफेक्ट किया है तो वो भी हमें अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है। पेटिक, ये रैशेज जो होते हैं हमारे शरीर पे, अगर ये जो रैशेज हैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर एक लिमिटेड एरिया में 20 से ऊपर पेटिक किए हुए 1 इंच एरिया में होते हैं तो वो भी अपने डॉक्टर को हमें इसके बारे में इमीडिएटली बताना चाहिए। हमारा टूर्निकेट टेस्ट होता है जो कि हम डॉक्टर्स करते हैं तो वो हम खुद भी देख सकते हैं। तो ये रूल ऑफ 20 है। अगर ऐसे में रूल ऑफ 20 में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट आपको अप्रोच करता है तो हम 20 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको पानी ओरल या आईवी में दे के बहुत सारी गंभीर समस्याओं से पेशेंट को बचा सकते हैं, जैसे कि डेंगू शॉक मतलब बीपी कम हो जाना, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम मतलब कि कहीं ब्लीडिंग हो जाना, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैपिलरी लीकेज, छाती में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना। तो इन सारी समस्याओं से अगर हम हॉस्पिटल करते हैं, मोस्टली 90% पेशेंट घर पे ही ठीक हो जाते हैं, पर 10% पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता हमेशा पड़ सकती है। एक खास चीज़ मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि डेंगू के अंदर हम किसी प्रकार के पेन किलर्स और स्पेशली जैसे कि एस्प्रिन ग्रुप के ड्रग्स हो गए, ये अपने कॉम्बिफ्लेम्स हो गई या कोई भी अपना निमोस्लाइड हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये हमारी रक्षा करने की बजाय हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, रीनल एंड लिवर फेलियर में हमें लीड कर सकती हैं। तो हमेशा डेंगू में अपना ध्यान रखें। फर्स्ट अटैक इज डेंजरस, बट हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, सेकेंड ऑफ अटैक ऑफ डेंगू कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली वी शुड बी वेरी केयरफुल इन सेकेंड अटैक ऑफ डेंजरस एंड अवॉइड पेन किलर्स। सिर्फ पैरासीटामोल लें और पट्टी रखें और अपना ख्याल रखें। और मैंने जो रूल ऑफ 20 बताया है, 20% हीमोग्लोबिन या हेमेटोक्रिट इंक्रीज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बीपी में 20 से कम का अंतर रह जाए, प्लेटलेट 20,000 से गिर जाए, पल्स रेट आपका 20 से बढ़ जाए, टीके आपके 2 नेगेटिव्स में हो जाएं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य संस्था के पास आपको जाना चाहिए। धन्यवाद जी। क्वेश्चन है अभी अतुल मल्होत्रा जी ने पूछा है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरल डेंगू एंड कोविड। मैंने अभी बताया आपको कि वायरल में डेंगू के अंदर एंड कोविड के अंदर, डेंगू के अंदर हमें पेरी ऑर्बिटल हेडेक होता है, जबकि कोविड के अंदर हमें फ्रंटोपैराइटल रीजन में हेडेक होता है। डेंगू का फीवर चिल्स के साथ आता है और हाई ग्रेड 103 104 डिग्री तक ये हमें बुखार रहता है, जबकि कोविड का अराउंड 100 डिग्री रहता है, रेयरली 103 104 वहाँ भी हो सकता है। इसके अलावा जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली कोविड में होते हैं, जैसे कि ज़ुकाम होना, खांसी होना, और डेंगू के अंदर हमें ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स होंगे। जो हमें मसल एक और जॉइंट पेन्स होंगी वो डेंगू में ज़्यादा होंगी और कोविड में मसल पेन ज़्यादा होंगी। ये तो क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गए। लैब क्राइटेरिया में हम जैसे अल्ट्रासाउंड में डेंगू के अंदर पेट के अंदर एंड छाती के अंदर पानी दिखाई देगा, और जबकि कोविड के अंदर हमें बायलैटरल फ्लफी शेडोज हमें दिखाई देती हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, हार्ट के अराउंड पानी भी हमें डेंगू में दिखाई देता है, ये कोविड में हमें नहीं दिखाई देता। LFT जो है वो अराउंड डबल हो जाते हैं कोविड में, बट मैनी फोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं डेंगू के अंदर। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए जिनको जान के वो डिफ्रेंशिएट क्लिनिकली प्लस लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ अतुल जी कर सकते हैं और उससे काफ़ी क्लियर हो जाती है पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय राहुल कुमार। Yes, 90% of the times dengue can be treated at home. We should be very aware of the dengue. First infection usually can easily be treated at home. 90% पेशेंट्स घर पे ही ठीक हो जाते हैं। पैरासीटामोल लें, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, खूब पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, अपनी हाइड्रेशन रखें। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर का, पल्स का चेकअप खुद ही कर सकते हैं आप, और अपने आप को घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं अच्छी डाइट के ज़रिए और
डॉक्टर से आप कंसल्ट ओपीडी बेसिस पे हमेशा कर सकते हैं। वो आपको डेंजर साइन, जैसे मैंने आपको रूल ऑफ 20 बताया कि आपको कब पता होना चाहिए डॉक्टर को अप्रोच करना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 20% से बढ़ जाए, खून गाढ़ा हो जाए 20%, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बीपी का, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस सिर्फ 20 से कम रह जाए, प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाए, पल्स रेट 20 से बेस लाइन जो है जैसे 80 है से 100 से 110 हो जाए, या खूब सारे रैशेज हो जाएं कि 1 इंच के अंदर 20 से ज़्यादा टूरने के बांध के देखें, अगर हो जाएं तो वो हो जाते हैं। तो ओपीडी बेस पे डॉक्टर को दिखाते हुए आप डेंगू का इलाज घर पे इजीली कर सकते हैं। अमरिंदर जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ डेंगू? डेंगू इज अ वायरल डिजीज। इस तरह से किसी को बुखार की तरह, किसी को शरीर दुखने की तरह, किसी को वायरल के जो भी सिम्टम्स होते हैं, सभी सिम्टम्स की तरह डेंगू हमें प्रेजेंट कर सकता है। रेयरली कभी ब्रेथलेसनेस की तरह भी हमें डेंगू प्रेजेंट कर सकता है, कभी ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट करता है, बट दैट इज वेरी रेयर। यूजली इट प्रेजेंट्स विद फीवर। फीवर इज द फर्स्ट साइन। अमरिंदर जी। प्रियंका जी पूछती हैं, व्हाट ऑल टू ईट अवॉइड ड्यूरिंग डेंगू? ठीक है, खाने के लिए हमें लिक्विड की मात्रा बहुत बहुत इंक्रीज करनी चाहिए, स्पेशली जब हमें डेंगू डिटेक्ट हो जाए। लिक्विड्स मतलब हम नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, लस्सी, ये जो इंडियन लिक्विड्स हैं, सिंपल पानी अगर हम पी पाएँ तो खूब अच्छे से हमें पानी लेना चाहिए। अराउंड 3 से 4 लीटर पानी इंडिकेटेड है एक एडल्ट को डेंगू फीवर के अंदर पर डे। और हम अगर ऐसा करके अराउंड 1000 ml to 1500 ml एक्सेस ऑफ द यूरिन आउटपुट भी आपको पानी का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन अपना करके रखना है। खाया कम जाता है डेंगू में क्योंकि गॉल ब्लैडर के आसपास पानी भर जाता है, जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, एक कैलकुलस, तो उससे उल्टी आने की समस्या रहती है। पर लिक्विड फिर भी पिया जाता है, तो अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अपना हाइड्रेशन प्लस कंट्रोल ऑफ फीवर इन डेंगू। एंड व्हाट टू अवॉइड, अगर आपकी सेल्स कम हैं तो हमें ब्रशिंग अवॉइड करनी चाहिए, खून निकल सकता है अपने यूरिन में। स्टूल पास करने हुए हमें जोर नहीं लगाना चाहिए, कहीं ब्लीडिंग हो तो इमीडिएटली ध्यान रखना चाहिए। अपना बीपी पल्स रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, और ओपीडी में डॉक्टर के कंटैक्ट में हमेशा रहना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए अपने यूरिन आउटपुट पे ध्यान रखना चाहिए कि यूरिन कम तो नहीं आ रहा किसी तरीके से, बहुत ज़्यादा आपको येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आईज या येलो डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन तो नहीं हो रहा। अपना RFT LFT रेगुलरली आप अंडर चेक रख सकते हैं ताकि आपको पता लगता रहे। संजय जी पूछते हैं, शुड वी ब्रश आवर टीथ व्हेन हैविंग डेंगू? आप प्लेटलेट मॉनिटर कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप हाथ से या बहुत ही सॉफ्ट टूथब्रश से विदाउट इंजरी अगर आप करना चाहें तो आप इजीली आप अपने टूथ को ब्रश कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली अगर उंगली पे पेस्ट लगा के जैसे कई लोग कर लेते हैं, या बहुत ही सॉफ्ट टूथब्रश अगर आपको मिल जाए, आपको बस इंजरी का ध्यान रखना है क्योंकि प्लेटलेट हमारी कोआगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी कोआगुलेशन मतलब खून रोकने के काम आते हैं, तो अगर कम होते हैं तो कहीं से हल्की सी भी ब्लीडिंग हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हार्ड ब्रश होगा तो हमें कई बार इंजरी हो जाती है अपने ओरल म्यूकोजा में, दांतों के अंदर, गम्स के अंदर, जिनसे ब्लीडिंग फिर रुकने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अजय देव धावन, व्हाट प्रिकॉशन टेकन इफ वी सी साइमल्टेनियस सिम्टम्स? थिंक कुछ क्वेश्चन में अजय जी ने, अगर दोनों को कोविड और डेंगू अगर साइमल्टेनियसली आ जाए तो डेफिनेटली यू शुड गेट हॉस्पिटलाइज्ड सो दैट योर डॉक्टर कैन टेक केयर। तब आप घर पे अपना इलाज करना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस को मैनेज करना आपके लिए कठिन होगा। तो आपको इमीडिएटली अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए सो दैट योर फिजिशियन कैन डिसाइड and have a look and care for you for the both parameters, because in simultaneous condition things can be little dangerous for the patient. Yes जी। जस्सी जी पूछते हैं, सर पपाया लीव्स एंड गोल्ड मिल्क इज इफेक्टिव इन डेंगू मिल्क? ऐसा कोई साइंस में प्रूफ नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में कुछ लोग ये चीज़ मानते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, पपाया लीव्स एंड गोट मिल्क से बहुत ऑलरेडी एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस LFT डिरेंज्ड होता है, तो इनको खाने से दे आर वेरी नॉजिएटिंग, बहुत लोगों को बहुत नोजिया होता है एंड वॉमिटिंग्स आती हैं। सो आर साइंस बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करती ऐसी चीज़ों के लिए, बट स्टिल पीपल डू हैव इट। तो मेडिकली तो इट इज़ नॉट इंडिकेटेड एट ऑल टू हैव पपाया लीव्स और गोट मिल्क। सो आर मेडिसिन डजंट से कि भी आप ये सब चीज़ें लीजिए।
पर अगर कोई अपने आप लेना चाहे तो हमने देखा है नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है पेशेंट की, कई बार तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है इससे, तो दैट इज़ मैनेजेबल। रमनप्रीत जी पूछती हैं, गुड आफ्टरनून सर, इट इज़ सो दैट वंस इन्फेक्टेड विद डेंगू यू आर मोर प्रोन टू बी इन्फेक्टेड अवे। Yes, second attack of dengue can be very, very dangerous. So usually there are 4 strains of dengue, they say, and in second attack, and once you are attacked by one strain, it is highly unlikely the same strain can attack you. But if the second strain affects you, it can be very, very dangerous. So we should be little extra cautious, and you must inform your physician कि this is your second attack, so he can take at the looks, and rule of 20 can be followed, which I have already explained. Now दृष्टि शर्मा जी पूछते हैं, what could be avoided during dengue? As we have already, injuries could be avoided during dengue. Traveling and exertion should be avoided in dengue because it is a viral illness, and rest is a very important component in viral illness, and hydration should be very good. Outside food should be avoided. Outside meeting many outside people because it's a viral infection, your immunity is low, you are superimposed to many infections, and you are exposed to many infections also, so you can have secondary infections. So it is very necessary to be in your house, and so that you can rest, and or in the hospital so that you can rest, you can have a lot of fluids around the clock, antipyretics you can have, and keep your blood test and physician updated about the disease. शिवानी सिंह जी पूछ रहे हैं, डज डेंगू मॉस्किटो बाइट एट नाइट और इट जम्प्स मिड दैट दे बाइट एट पर्टिकुलर टाइम? इट इज़ अ डे बाइटिंग मॉस्किटो and it jumps at around 1 feet to 1.5 feet only, so that is how things are जी। और करण जी पूछना चाहते हैं कि डेंगू के अंदर क्या खाएं। अगर हम खाने का पूछते हैं तो खाना में डेंगू के अंदर हम सब चीज़ें खा सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है। प्रेफरेबली होम फूड हमें प्रेफर करना चाहिए। होम फूड जैसे कि लिक्विड्स में हो गया, हम सूप्स बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। लिक्विड फॉर्म में जो भी हैं, पतला पतला दाल का पानी पी सकते हैं। फ्रूट्स हर तरह के खा सकते हैं, प्रेफरेबली एप्पल्स, पपायाज, गुआवास, ये सब हम खा सकते हैं। इजीली डाइजेस्टेबल सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। एंड कोकोनट वाटर आई हैव सीन कि इट इज़ वेरी गुड। ORS का पानी पी सकते हैं, आजकल पैक्स मिल जाते हैं, वो हम ले सकते हैं इजीली। एंड ललिता जी पूछ रही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स यू गेट। यूजली डेंगू के सिम्टम्स आर मल्टीपल। हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, बॉडी एक इज इमेंस, बहुत बुरा दर्द होता है, मोस्टली मसल पेन एंड जॉइंट पेन्स, हेडेक होता है, पेरीऑर्बिटल रीजन में बहुत सीवियर काइंड ऑफ हेडेक होता है, नेक पेन, बैक पेन इज वेरी सीवियर। डेंगू का दूसरा नाम हम जानते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, सो द पेन्स आर टू मच इन डेंगू। बट अदर सिम्टम्स लाइक येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द आईज, आँखों का पीला हो जाना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, ये कुछ सीवियर है। रैश तो बहुत ही कॉमन है डेंगू में, और कई बार हमारे पेरीऑर्बिटल रीजन में पफिनेस आ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, फेफड़ों में पानी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में पानी हो जाता है जिसे हम असाइटिस बोलते हैं। कई बार हमारी धड़कन भी इरेगुलर हो जाती है जिससे हमें घबराहट होती है, क्योंकि हम मायोकार्डाइटिस, अगर हार्ट के ऊपर डेंगू का वायरल का अफेक्ट हो जाए तो ये सब सिम्टम्स जो हैं डेंगू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो ज़्यादा डिफिकल्ट सिम्टम्स हमने देखा गया है कि ये सेकेंड अटैक ऑफ डेंगू में देखे जाते हैं। फर्स्ट अटैक इज़ रिलेटिवली लेस सीवियर, बट सेकेंड अटैक ऑफ डेंगू इज सपोज टू बी, मतलब इस सीन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ग्रेजुअली इफ़ यू आर मैनेज बाय द रूल ऑफ 20, इफ़ यू गिव गुड हाइड्रेशन एंड गुड केयर टू योर पेशेंट विद रेगुलर चेकअप, बट ऑल द ऑर्गन्स फॉलो अप, तो usually patients they recover very easily in dengue attack. और कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। नितिन जी ने पूछा है, कैन डेंगू बी क्योर्ड एट होम? यस यस, डेफिनेटली डेंगू कैन बी क्योर्ड एट होम। नितिन जी, डेंगू तो बहुत इजीली घर पे ट्रीट हो जाता है अगर आप अच्छी हाइड्रेशन लेते हैं, अपने रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं,
जो मैंने रूल ऑफ 20 बताया है उसको फॉलो करते हैं एंड अराउंड द कॉल पैराजेसिक लेते हैं, रेगुलर अपने फिजिशियन को बताते हैं, तो आप बहुत इजीली डेंगू को आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं जी। और लोग पूछना चाहते हैं? तो इसी की तरह से आज के सीज़न में मैंने आपको बताया हम डेंगू को, कोविड को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमने आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया आपको कि डेंगू और कोविड के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, आपके सिम्टम से, आपके ब्लड टेस्ट से, आपके लैब और रेडियोलॉजिकल दोनों इन्वेस्टिगेशन से हम बहुत इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड इससे हमारा बहुत ही मतलब कि एडवांटेज हो जाता है, हमें क्लिनिकली एंड लैब टेस्ट से आपका फिजिशियन बड़े इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द राइट ट्रीटमेंट। बोथ आर वायरल डिजीजेस, दोनों ही वायरल डिजीजेज हैं, एज सच बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है इन बोथ ऑफ देम, बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लिकेशंस अर्ली। इन डिजीज में यही है कि अगर आपका कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है तो आप मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट से आप रोक पाएँ पेशेंट को, तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि कोविड में अगर आपके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप हाइड्रेशन से, ऑक्सीजन सपोर्ट से, बाईपैप सपोर्ट से, वेंटिलेटरी सपोर्ट से, किसी भी तरह इस तरह की सपोर्ट से पेशेंट को बहुत इजीली हेल्प कर सकते हैं एंड सो दैट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में हम जाने से पेशेंट को बचा पाएँ, जहाँ से वापस आना थोड़ा कठिन हो जाता है, नामुमकिन तो नहीं है जी। और इसी तरह से डेंगू में भी पेशेंट बहुत इजीली कैपिलरी लीकेज में, ब्लीडिंग, दो डेंगू की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेंगू हीमोलिटिक जिसे हमें ब्लीडिंग बोलते हैं, एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें बीपी जो पेशेंट का कम हो जाता है, एंड स्पेशली कैपिलरी लीकेज जिसके अंदर सेल्स पानी छोड़ देते हैं छाती में, पेट में और हार्ट के अराउंड पानी भर जाता है, तो इस दौरान कभी हमें ऑक्सीजन की सपोर्ट दी जाती है। 7 से 8 दिन बाद ये पानी खुद ब खुद, जब हमारे सेल्स खुद बनने शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो ये पानी वापस सेल्स के अंदर चला जाता है एंड पेशेंट हमने देखा है बहुत इजीली रिकवर कर जाते हैं। और फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं सुमैया अहमद जी ने पूछा है फिर से कि व्हाट इज़ रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 मैंने बताया जी, अगर हमारा HB 20% से इंक्रीज करता है या खून गाढ़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये हमारे ब्लड के अंदर एक जांच होती है हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट, अगर ये जैसे हमारा 10 है तो ये 20% इंक्रीज हो जाए, मतलब 12 हो जाए खुद ब खुद, प्लस हेमाटोक्रिट अगर हमारी जैसे 40 है, अगर ये 45-50 के आसपास आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, और तो 20% से हमें इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका मतलब हमें इमीडिएटली फ्लूइड्स की ज़रूरत है, हमें अपने डॉक्टर को कंटैक्ट करना चाहिए। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी के अंदर अगर डिफरेंस 20 से कम रह जाए तो उसे रूल ऑफ 20 में हम कहते हैं कि 20 से कम रह गया तो हमें अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली रश करना चाहिए। प्लेटलेट अगर 20,000 से कम हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास रश करना चाहिए। पल्स रेट हमारा 20 से बढ़ जाए तो हमें डॉक्टर के पास एक इन जगह के अंदर अगर 20 से ज़्यादा पे टेकिए हो जाए टूरने के टेस्ट पे तो हमें अपने डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए और वहाँ जाके 20 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें पानी रश किया जाए जब तक हमें एक अच्छे अमाउंट में यूरिन ना आ जाए, तो इसको हम सारे को रूल ऑफ 20 कहते हैं जी। दिवेश जी पूछना चाहते हैं व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन इफ ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। If you are bleeding from gums, we can give pressure to the area to stop the bleeding, or that's what we can do. If the platelets are less, we can transfuse them. We can give tranexamic acid to stop the bleeding. We should do regular gargles so that the area doesn't get infected. Plus, we should avoid injury to the gums again and again. So gradually, the bleeding will stop. Rarely in the cases we have to do pressure bandages and other, but that is in the rare cases. We can inject locally also. There are some anticoagulating agents, but that is in very rare case. But at home you can give pressure bandage and wait for some time.
and contact, you can take vitamin C so that the bleeding stops. शिवानी सिंह जी पूछ रही हैं no, if the patient is having fever, we do not need to admit the patient of dengue. We can manage that at home, but rule of 20 has to be remembered. In those circumstances, we have to reach the hospital as fast as we can, as I've explained earlier, but we do not need to admit the patient for fever unless and until some organ is involved, or according to the rule of 20, some difference, or the patient is very dehydrated. Some patients are very anxious sometimes, so we might have to admit patient. Otherwise, usually 90% of the patient, Shivani, can be treated easily at home. There should be no problem in treating dengue patients. Okay, so let's finish the session. I think all the questions are over. I hope I have answered all your queries. Rest of the queries can be left here. यहीं पे आप छोड़ सकते हैं. एंड फ्यूचर में कोई भी कंटैक्ट हो तो आप हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में 34 में कभी भी कंटैक्ट कर सकते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में. टेली कंसल्टेशन पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं हीलिंग हॉस्पिटल में हमारी साइट पे. थैंक यू. नमस्कार.